चैनल गोल अचीवर्स में। और अभी ये जो हम क्लास लेने वाले हैं ये है मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर। गाइस, इस क्लास को अगर आपने देखना स्टार्ट किया है तो प्लीज़ ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 2018 का मैंने जितना भी पेपर एनालिसिस किया और देखा, इसमें से आपके अच्छे खासे अमाउंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है इसीलिए पढ़ा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं पूरा एक लेक्चर इस पर वेस्ट नहीं करती। सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही पढ़ाऊँगी, बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊँगी। एक्स्ट्रा मैं पढ़ाया भी नहीं है वैसे भी आपको, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टू द पॉइंट ही पढ़ाया है, but try to make it more short and crisp. So let me erase the canvas और उसके बाद हम मूव करते हैं अपने अपने टॉपिक की तरफ। बाकी गाइस, आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कितना रिवाइज हो गया? एक्सक्यूज मी, कितना रिवाइज कर चुके हैं आप? और क्या क्या अभी नहीं हुआ है? मैथ्स में क्या हाल है? मैथ्स का पेपर काइंड ऑफ लिटिल बिट ट्रिकी। फिजिक्स तो मुझे इजी ही लग रही है, हमने जो जितना भी पढ़ा है, या ऐसा हो सकता है कि हम फिजिक्स का मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर कर चुके हैं, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि अच्छा ये भी मैंने पढ़ा दिया, आपको ये भी पढ़ा दिया। एंड मैथ्स में वो चीज़ नहीं हुआ है, तो एक दो क्लासेज और लेके आपका मैथ्स भी कवर हो जाएगा, डोंट वरी। एंड एक सेकेंड मैं ये बोर्ड इरेज कर दूँ, जो ये होगा नहीं जब तक ये पॉज नहीं होगा वीडियो। गिव मी अ सेकेंड गाइस। पहले होते हैं कंडक्टर्स, जिसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है, ठीक है। दूसरे होते हैं आपके सेमीकंडक्टर, जिसके बारे में मुझे आपको पढ़ाना था, बट आई फाउंड के इसमें से बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आपका पेपर में आता नहीं है कुछ, तो आई लेफ्ट दैट टॉपिक एंड टेक अप दिस मटेरियल वाला टॉपिक, क्योंकि इसमें से काफ़ी आया हुआ है। एंड द नेक्स्ट वन इज इंसुलेटर, या फिर इसी को आप डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। क्या डिफरेंस होता है वो मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है। सो दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ द मटेरियल बेसिकली, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो पहले मैं आपसे इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कस करूँगी, एंड देन वी विल मूव टू द मैग्नेटिक मटेरियल। क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन आए हैं इसमें से, तो हो सकता है इस बार भी कुछ हुआ करा के दे दें। देखिए गाइस, बेसिकली आपका इंसुलेटर वो होता है जिसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप कह सकते हो करंट, फ्लो नहीं करता, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी या आपका जो करंट है वो फ्लो नहीं करता। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपको इसमें से कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो करवाना है तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड की सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स्ट्रा सप्लाई करवानी होती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो करता है, आपके जो एटम के अंदर जो डाइपोल्स होते हैं, जो उनके अंदर आपका क्या बोलते हैं एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको वो एक पर्टिकुलर वे में अलाइन कर देता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज आपका ये एक मटेरियल था और इसमें ये ऐसे ऐसे किसी भी तरह से ये डाइपोल्स थे, एंड जब आपने एक तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो ये सारे इस तरह से अरेंज हो गए, जिस वजह से क्या होता है, आपका पोलराइजेशन आ जाता है, ठीक है। और आपका जो मटेरियल होता है वो पोलराइजेशन इफेक्ट शो करने लगता है, और उसके बाद हम उसको कहने लगते हैं कि वो हमारा भाई डाइलेक्ट्रिक एक तरह से बन गया है, ठीक है। तो अब इसमें भी ना आपकी 2 चीज़ें निकल के आती हैं। अब ये सिर्फ थ्योरी है, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कोई रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एटीसी और एओ दोनों में पूछा जाता है कि मेन फंक्शन ऑफ द, अगर आपका ये इस तरह से आपके इस पूरे प्रोसेस के थ्रू, अगर आपका एक मटेरियल है जिसमें से कुछ फ्लो नहीं हो रहा है, उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, पोलराइजेशन हुआ, फिर वो एक नया मटेरियल एक टाइप बन गया, लाइक वो इंसुलेटर पहले भी था लेकिन अभी और अच्छा वाला इंसुलेटर बन गया वो। देखो, अगर वो यूज़ हो रहा है सिर्फ नॉन कंडक्शन, लाइक उसमें से आपका करंट फ्लो नहीं करे, नॉन कंडक्शन, इस पर्पस के लिए अगर आपका यूज़ हो रहा है और वो इस तरह का बना है कि वो सिर्फ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की तरह बिहेव कर पा रहा है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जिसमें से आपका कंडक्ट ना करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर, ठीक है। और अगर आपका जो मटेरियल बना है वो आपका स्टोरेज ऑफ चार्ज की तरह बिहेव कर पा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर नहीं, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। वैसे कैपेसिटर जो होता है वो भी आपके चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो ये 2 चीज़ें याद रखना, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल अगर बनता है तो दैट इज इंसुलेटर, और अगर स्टोरेज
ऑफ चार्ज के लिए बनता है। तो डाइलेक्ट्रिक पूछा जा सकता है कि डाइलेक्ट्रिक का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन डाइलेक्ट्रिक का क्या है, इंसुलेशन है, स्टोरेज ऑफ चार्ज है या क्या है। तो इंसुलेशन भी करेक्ट है, स्टोरेज ऑफ चार्ज भी है, बट मेन फंक्शन इज द स्टोरेज ऑफ चार्ज। ठीक है, क्योंकि आप इंसुलेशन के लिए तो इसको भी यूज़ कर सकते हो इंसुलेटर को, बट फॉर द स्टोरेज यू कैन नॉट यूज़ द इंसुलेटर, सो वी हैव द स्टोरेज ऑफ चार्ज ओनली बाय द डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो अभी कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। देखो, आपका हम एक चीज़ और बोलते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डिनोटेड बाय डी, और इसका यूनिट होता है सी, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चार्ज बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ना हम रिलेशन एक देख लेते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका क्या रिलेशन बनता है। क्योंकि देखो, ये बना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है ना, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा अच्छा आपका डाइलेक्ट्रिक बना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मल्टीप्लाई हो गई, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अब इसके साथ इसमें एक चीज़ और क्या आता है, आपका परमिटिविटी। परमिटिविटी आपका मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, एयर का अलग होता है हर जगह का, वैक्यूम का अलग है, तो आपका मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। अब एक तो होता है आपका एक वैक्यूम का परमिटिविटी, और एक आपका जो होता है रिलेटिव परमिटिविटी, आपका वैक्यूम के रिलेशन में जो मटेरियल है उसका परमिटिविटी। तो आपको ये दोनों साथ में लिखना पड़ते हैं। ठीक है, आपने पहले शायद सिर्फ एप्सिलॉन नॉट पढ़ा होगा, अब ये दोनों चीज़ें हैं। तो एक फॉर्मूला ये बन गया, इस पर बेस्ट क्वेश्चन नहीं देगा बट फॉर्मूला पूछ सकता है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आप और इम्पोर्टेंट देखिए, कैपेसिटर होता है आपकी एक चीज़, ठीक है, जो आपका क्या करता है, स्टोरेज ऑफ चार्ज के लिए यूज़ होता है आपका कैपेसिटर भी। डाइलेक्ट्रिक जब आप पढ़ेंगे तो कैपेसिटर आपको ज़रूर पढ़ना होता है। इस पर आपको बेस्ट क्वेश्चन दे सकता है वो, और इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। ठीक है, यहाँ पर ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ए इज़ द एरिया एंड डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब व्हाट इज़ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, आपका कैपेसिटर इस तरह का होता है, तो इसके बीच का जो गैप होता है ना, इसका डिस्टेंस कहते हैं हम। और यहीं पर आपका डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो आपका स्टोरेज की तरह काम करता है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर। अब ये ई क्या होता है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, अभी मैंने बताया एप्सिलॉन नॉट अब हमारा बनता है एक तो वैक्यूम और एक रिलेटिव एप्सिलॉन नॉट से। तो आपका सी क्या आप लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट आर ए बाई डी, इस तरह से आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। अब आप अगर इक्वेशन देखो, अब आपको ये पूछा जा सकता है एग्जाम में से, अब अगर इन दोनों पे बेस्ड करके कोई नई चीज़ पूछना चाहे, कुछ ऐसी वैल्यू देखे कि आपके ऊपर नीचे कर जाए, तो क्या पूछ सकता है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से अगर आप एप्सिलॉन नॉट आर की फॉर्म में इक्वेशन लिख दो, तो फर्स्ट इक्वेशन को यू कैन राइट इट लाइक दिस, है ना, एंड सेकेंड इक्वेशन को कैन राइट इट सी डी बाई ए। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो डी बाई ई, ई इज कैपिटल ई है यहाँ पे, सॉरी, एंड सी डी बाई ए। अब हो सकता है आपको डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर के बीच का रिलेशन पूछ ले, या कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन पूछ ले, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, रिलेशन बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर, रिलेशन बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका ये वाला है ही, डाइलेक्ट्रिक या कुछ भी इस तरह से पूछे तो एक फॉर्मूला इसको भी, ये तो आप ड्राइव कर कर ला सकते हो, याद रखने की ज़रूरत है सिर्फ इसको और इसको, बाकी तो आपको पता ही है। ठीक है, तो अभी मैं इसको इरेज करके इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलती हूँ। बाकी हाँ, अगर आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछ ले, क्योंकि ये वैक्यूम की परमिटिविटी है, तो ये होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर। ठीक है, दिस इज डन। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इस पे फर्स्ट टॉपिक आप डाल के लिख लीजिए सिर्फ डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक के नीचे क्या लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला, इनके जो भी नंबर, डी को आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हो, ई को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो, ये फॉर्मूला, इससे आपका ये बना, एंड आपका इन दोनों का डेरिवेशन की, बस ये 3-4 फॉर्मूला लिख लीजिए एंड हो गया आपका ये वाला। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं आया, देखो डाइलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन तो आया था, अभी मैं आगे जाऊँगी तो आपकी वो इक्वेशन भी आ जाएगी जो आपकी एग्जाम में आई थी। देखो, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बताती हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लेना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है आपका, देखो
इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कुछ नहीं होता है, बस आपके दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस constitute dielectric dipole. ये डेफिनेशन आई एम जस्ट राइटिंग इट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो कुछ नहीं होते, आपके दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे, लाइक एक Q1 माइनस क्यू हो गया, एक प्लस क्यू हो गया, ये दोनों आपस में कुछ डिस्टेंस पर होते हैं, तो इनके बीच में एक काइंड ऑफ डाइपोल जनरेट हो जाता है. लाइक आपका साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल में जब आप देखते हैं मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो उनके बीच में एक पोलैरिटी होती है ना, दैट इज़ द डाइपोल. ठीक है. अब इस डाइपोल के बारे में मैंने आपको क्यों पढ़ाया है, क्योंकि इस डाइपोल का हमारा आगे यूज़ होने वाला है. पहले मैं इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल पी से. स्मॉल पी क्या हो गया आपका, चार्ज इनटू डिस्टेंस. ठीक है. दिस इज़ द डाइपोल. इसमें एक चीज़ आप याद रखना, इसकी जो यूनिट होती है वो आपकी डेबे भी होती है, तो ये पूछ सकता है डेबे किसकी यूनिट है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, दैट इज़ द पोलराइजेशन. अब पोलराइजेशन जो हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा है वो अलग है, ये पोलराइजेशन अलग है. वेव ऑप्टिक्स वाला पोलराइजेशन था कि आपकी वेव आती थी, आप पोलरॉइड रखते थे, इससे क्रॉस करती, ये अनपोलराइज वेव आती थी, क्रॉस करके पोलराइज फॉर्म में हो जाती थी. ठीक है. यहाँ पर पोलराइजेशन एक तरह से वही होता है, बट कॉन्टेक्स्ट अलग है. आपके अनपोलराइज वे में ये अलग अलग आपके अलाइनमेंट है, ये पोलराइजेशन के बाद एक पर्टिकुलर वे में हो जाता है. दिस इज द पोलराइजेशन. तो पोलराइजेशन आपका कुछ नहीं है, एवरेज डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला आपका बनकर आ जाता है P इक्वल्स टू एन बी. ठीक है. यहाँ पर n हो जाता है आपके सपोज डाइपोल ऑफ द मटेरियल, ये आपका जो है n क्या है, ये डाइपोल ऑफ द टोटल जो आपके जितने भी डाइपोल्स है वो डाइपोल्स ऑफ मटेरियल, और ये आपका क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट. ठीक. और ये आपका पोलराइजेबिलिटी. ये पूछ सकता है, डायरेक्ट है ना, इसीलिए सिर्फ ये दो चार चीज़ें आप याद करके दिमाग में बैठा लो, बस यही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में. ठीक है. अब इसके बाद गाइज एक चीज़ और अभी आप देखना, मैंने अभी आपको क्या बताया, जो जो आपका डाइलेक्ट्रिक बनता है वो किसकी वजह से बनता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जब एप्लीकेशन होता है तो उसकी वजह से आपका डाइलेक्ट्रिक बनता है. और कैसे बनता है कि आपके जितने भी वो अलाइनमेंट्स में जितने भी आपके डोमेन है इसके अंदर, ये सब एक पर्टिकुलर वे में अलाइन हो जाते हैं. मतलब कैसे हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं. तो आपका क्या होगा, वो पोलराइजेशन होने से आपका बन जाता है डाइलेक्ट्रिक. तो बेसिकली आपकी अगर मैं बात करूँ तो डाइलेक्ट्रिक किसकी वजह से बना, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और आपके पोलराइजेशन की वजह से. अब फॉर्मूले में ही हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड को हम साथ में क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. एप्सिलॉन नॉट, इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट का ही हम यूज़ करते हैं. सिर्फ यहाँ पर ER नहीं आता है, वो सिर्फ जब डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तब आता है. तो सपोज ये हो गया आपकी एक इक्वेशन 1 बनकर आई जो आपको पता है, और एक आपको प्रायर नॉलेज के हिसाब से ये इक्वेशन पता है. अब इन दोनों इक्वेशंस की अगर हम हेल्प लेते हैं यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक की जगह हम ये पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में. तो अगर हम ये पुट कर दें E0 ER E इक्वल्स टू E0 ER प्लस P. अब इस टर्म को इधर लिया होगा, आपका क्या आ जाएगा, E0 ER माइनस 1 E इक्वल्स टू P. ठीक है. तो अगर आपका पोलराइजेशन के साथ फॉर्मूला पूछ लेता है तो ये फॉर्मूला है, और इसको याद रखना है आपको. दिस वन इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक का वो पूछ चुका है, पोलराइजेशन का पूछ सकता है. ठीक है. दिस इज़ द इलेक्ट्रिक. ठीक है. ड्राइव ऊपर इसी से आएगा, बट वो ये पूछ सकता है, तो इस चीज़ से अब ये पूछ सकता है. अब एक चीज़ मैं और बता देती हूँ गाइस आपको, कि अगर हम ER माइनस 1 की बात करते हैं तो ये होता है साइन एम, और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी. एंड कीप इट इन द माइंड कि दिस वन इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी. मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो होती है उसके लिए होता है μR माइनस 1.
उसका फॉर्मूला भी अभी आगे आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी वाले कॉन्सेप्ट चल रहे हैं अभी सारे। कॉन्सेप्ट सेम है से आपका, जैसे इसमें ई आर आ रहा है उसमें म्यू आर आ जाएगा, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम ही है। अब सिमिलरली एक चीज़ आपकी और आ गई, पोलराइजेबिलिटी। ये पोलराइजेबिलिटी कुछ नहीं है, बस यही है कि आपका जो पार्टिकल है वो कितना ज़्यादा अलाइन हुआ है, कितना पोलराइजेबिलिटी आएगी इसमें। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा उतना ज़्यादा वो पोलराइज हो गया। और यहाँ पर हम इसको इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट मान लेते हैं अल्फा, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी कांस्टेंट। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। सो ये एक दो चीज़ और है, आपको इनको ध्यान में रखना है गाइस, इस फॉर्मूले को। और इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ द पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल और डिफरेंट टाइप के जो अपने मटेरियल्स हैं उनके ऊपर। सेकेंड, लेट मी टेस्ट द बोर्ड। आई नो आई एम टेकिंग अ वेरी क्विक सेशन बट इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम इज नियर एंड वी डोंट हैव टाइम कि हम पार्ट 1 पार्ट 2 बनाएं। तो मुझे एक ही वीडियो में पूरा ये टॉपिक ख़त्म करना है। सो आई एम ट्राइंग के इम्पॉर्टेंट से पॉइंट पिक करूँ जहाँ से सवाल बनने के चांसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल की, तो देखो गाइज, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पे अभी मत जाओ। अभी आप ये देखो कि हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, जिससे हमारे जो वेव पोलराइजेशन की फॉर्म में अरेंज हुआ और उससे हमारा डाइलेक्ट्रिक बन गया। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक बनता है ना, ये भी दो कई तरह का बना, लाइक एक इंसुलेटर वाला बना और एक डाइलेक्ट्रिक वाला। ये था इंसुलेशन के लिए और ये था चार्ज स्टोरेज के लिए, ठीक है। अब उसके बाद एक मटेरियल होता है, ये मटेरियल इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज कॉल्ड द पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। अब पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है? पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ नहीं होता है, बस इसमें क्या होता है कि जब आप कुछ मैकेनिकल स्ट्रेस अगर किसी के ऊपर डालते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब आप फोर्स वगैरह इस तरह की कोई चीज़ अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हो, तो उससे क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट के जो अंदर पार्टिकल्स हैं वो अलाइन हो जाते हैं एंड दे गेट द पोलराइज्ड, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है। अब वो मटेरियल्स कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपसे एग्जाम में, ये भी पूछ सकता है कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कौन से हैं, बट दिस इज द अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। क्वार्ट्ज, ठीक है, बेरियम। इसको आप 2 बार पढ़ लोगे ना, आपको याद नहीं होगा लेकिन ऑप्शन देखकर याद आ जाएगा। बेरियम टाइटेनेट, लेड टाइटेनेट, लेड जर्कोनेट, रॉशल्स सॉल्ट एंड एक सेकेंड, give me a second. And the this one is not important, अमोनियम का नहीं पूछते ये वाले, और ये रॉशल सॉल्ट ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादातर इम्पोर्ट आपसे पूछ लिया जाता है। हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड आपका पोटेशियम, हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो ये है आपके पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, जिससे आपसे सिर्फ डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि वो क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस देने से पोलराइज्ड हो जाता है, और कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और गाइस, अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो उसमें आपसे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे जब उस टॉपिक पर आएंगे। फिलहाल एक इलेक्ट्रिक वाला हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देख लो, इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई करा, तो उसकी वजह से
आपका जो मटेरियल है उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है। लाइक यहाँ पर क्या था, मैकेनिकल स्ट्रेस आपने प्रोड्यूस किया था तो पोलराइज हो रहा था। यहाँ आपने मैकेनिकल फील्ड दिया, इसकी वजह से आपका जो मटेरियल है उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है। अब स्ट्रेन और स्ट्रेस तो होता है यार, इसके लिए ना पूरा एक चैप्टर है 11th क्लास में सॉलिड्स करके, फिजिक्स में पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर शायद वही है, तो वहाँ नहीं जाते हैं, इट विल टेक टाइम। आप बस ये समझ लो, मैकेनिकल स्ट्रेस होता है तो आपका पोलराइज्ड हो जाता है, जिसको हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बनता है या पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एंड एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मटेरियल स्ट्रेन हो जाता है, उसको हम इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन कहते हैं। इसमें आपका जो स्ट्रेन ये डेवलप होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन स्क्वायर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो कीप इट दैट थिंग इन द माइंड। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि जब आपका इस पे से इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका ख़त्म हो जाता है ना, ठीक है, उसके बाद भी इसके पास कुछ जो रहता है ये, अच्छा चलो वो सब छोड़ दो, उधर डिटेल में मत जाओ, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना रिक्वायर्ड नहीं है। बस एक पॉइंट इसमें याद रखना कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स मतलब ऐसा नहीं हो सकता, कन्वर्स नहीं हो सकता कि लाइक आपने स्ट्रेन दिया तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए, ये नहीं हो सकता। लाइक यहाँ पर आपने स्ट्रेस दिया था तो पोलराइजेशन हुआ था ना, तो यहाँ पर स्ट्रेन देने से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस हो सकता, तो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। तो इस चीज़ को बस आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब दो टर्म्स और हैं, एक होता है आपका स्पॉन्टेनियस, एक टर्म ये चलो अच्छा अभी इसके इम्पोर्टेंट है, स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन होता है, बट इसमें अभी हम पढ़ेंगे ना आगे, तब जब पूरा आएगा इसका तभी पढ़ाऊँगी, अभी से पढ़ा के कन्फ्यूज क्यों करना। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, हमने डाइलेक्ट्रिक देख लिया, हमने पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल देख लिया, हमने इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शंस देख लिया। ठीक है, और मैग्नेटोस्ट्रिक्शन आपको मैं वीडियो में करवा भी चुकी हूँ, वैसे भी आएगा तो मैं उसको भी करा दूँगी। इसके बाद अब हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। अब इलेक्ट्रिक मटेरियल, एक तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल आपने देख लिया, इसके अलावा और कुछ हमारे इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि होते हैं हमारे फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। लेकिन उन सब के बारे में जब हम मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे ना गाइस, तो वही जो सेम होता है ना मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी, सेम एज इट इज़ आपका इलेक्ट्रिक का होता है, और एग्जाम में आपसे मैग्नेटिक का पूछा जाता है, तो मैं मैग्नेटिक का ही पढ़ाऊँगी। फिलहाल मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करवा रही हूँ आप लोगों का। ठीक, सो नेक्स्ट इज अपना सॉरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल क्या होती है गाइस? ठीक है, इसमें ये होता है सिंपल सा कि आपका जो मटेरियल है उसमें किसी भी तरह से अगर आप उसको मैग्नेटाइज कर सको, ठीक है, तो उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। अब ऐसे कौन कौन से मटेरियल होते हैं जिसे आप मैग्नेटाइज कर सकते हो? ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हैं ना, आप सबको किसी ना किसी तरह से मैग्नेटाइज कर सकते हो इन दिस यूनिवर्स और इन द अदर यूनिवर्स, इन द स्पेस, कहीं पे भी ला के ले जाए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप लाइट को या आप एयर को भी ले जाओगे ना ब्लैक होल के आसपास, तो इट विल गेट मैग्नेटाइज एंड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द ब्लैक होल। सो एवरीथिंग कैन गेट मैग्नेटाइज एक्सेप्ट वैक्यूम। ठीक है, आप सिर्फ वैक्यूम को मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, उसके अलावा आप हर चीज़ को मैग्नेटाइज कर सकते हो। वैक्यूम इज़ द ओनली नॉन मैग्नेटिक मीडियम। ठीक है, तो जैसे अभी तक हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक के केस में हमारे पास क्या होती थी, परमिटिविटी, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते थे। हमारे पास पर मैग्नेटिक के केस में क्या होती है, परमिएबिलिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू नॉट से। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, उसकी कितनी थी, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर। फेराड मतलब कैपेसिटर, हेनरी मतलब इंडक्टर, दिस इज हेनरी मतलब इंडक्टर का केस आ गया। ठीक है, तो खैर वहाँ न जाते हुए हम मेन पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर देखो, इसमें आपका एक चीज़, आप जैसे वहाँ पर था इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, जिसको हमने डी से डिनोट किया था, यहाँ हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, टू ट्राई टू रिमेंबर दैट थिंग, जिसको हम डिनोट करते हैं बी से। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर आपकी टेस्ला। दूसरा एक होता है आपका मैग्नेटिक, वहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया था, जिसको हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया था।
सिमिलरली यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं एच से, और इसकी यूनिट आपकी होती है एम्पियर पर मीटर। ओके, अब इन दोनों के बीच का रिलेशन, वहाँ पे क्या था आपका, जो डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रहा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन दोनों की वजह से हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी प्रोड्यूस होती है वो सिर्फ आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर एक कांस्टेंट आया था एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला है। सो दिस इज द फॉर्मूला, और आपका ये जो म्यू है वो होता है म्यू नॉट म्यू आर। वहाँ पर आपका एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन कितना होता था, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये होता था मटेरियल का जो आपको गिवन होगा। सिमिलरली मटेरियल का गिवन होगा, ये आपका फिक्स रहता है, ये रहा, और ये भी आपका फिक्स था 8.854 × 10⁻12 फैराड पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट इज दिस फॉर्मूला, इसको कीप इन माइंड। ठीक है, इसके अलावा गाइज चलिए अभी आगे बताऊँगी इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखना, और अभी मैं इस बोर्ड को इरेज कर रही हूँ, अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चल रही हूँ। सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज करवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास, डोंट मिस दैट। जैसे हमने उसमें एक चीज़ पढ़ी थी अपनी पोलराइजेशन, यहाँ पर एक चीज़ आती है हमारी मैग्नेटाइजेशन। पोलराइजेशन का फॉर्मूला क्या था, एवरेज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ हुआ एवरेज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय सेम वही वॉल्यूम। ठीक है, डिनोट आप इसको किससे कर सकते हो, मैग्नेटाइजेशन इक्वल्स टू आपका मैग्नेटाइजेशन एन आपका वही था, नंबर ऑफ डाइपोल्स जितने आपके बनते हैं, इनटू आपका डाइपोल्स, मैग्नेटिक डाइपोल, एम लगा देती हूँ मैग्नेटिक डाइपोल के लिए, और मैग्नेटिक डाइपोल आपका कितना होता है, वही रहेगा क्यूबी। सेम वही चीज़ है, सिर्फ आपका लिखने का तरीका बदल गया है। ठीक, अब इतना यहाँ तक समझ में आ गया आपको, फॉर्मूला क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज़ आती है, अभी तक तो देखो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक रिलेशन बेसिक सा आपका मैग्नेटाइज उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, लेकिन आपका जो टोटल फ्लक्स डेंसिटी होता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बोल दो आप उसको, या टोटल फ्लक्स डेंसिटी बोल दो, जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स था आपका, तो यहाँ पर इसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हो। तो खैर मैं आपका वही यूज़ करती हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स बोल दो, फील्ड बोल दो, एग्ज़ाम में क्या गिवन है डिपेंड करता है। डेंसिटी जिसको हमने बीटा कहा था, ये हमारी किस पे डिपेंड करेगी, एक तो आपका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था जो हमने बात कर लिया था एच, और साथ में ये डिपेंड किस पे करेगी, ये जो आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन है, ये जो मैग्नेटाइजेशन है, जैसे वहाँ पोलराइजेशन था ना, यहाँ मैग्नेटाइजेशन है, लेकिन वहाँ क्या फ़र्क था, वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पोलराइजेशन के साथ कुछ कांस्टेंट नहीं था। यहाँ पे आपका म्यू एच के साथ भी कांस्टेंट है और मैग्नेटाइजेशन के साथ भी आपका एक कांस्टेंट है साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप क्या कर सकते हो, एंड कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट म्यू नॉट, यहाँ पर भी सिर्फ म्यू नॉट था ना, यहाँ दोनों के साथ आ जाता है म्यू नॉट एंड म्यू नॉट। और एक फॉर्मूला अभी हमने इसको पूरा देखिए, एक फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था बीटा इसका बी का म्यू नॉट म्यू और एच, अभी ये फॉर्मूला देखा था ना नॉर्मल सिंपल केस में। ठीक है, अब अगर इन दोनों फॉर्मूलाज की हम हेल्प लेते हैं, चलिए इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं म्यू नॉट, ताकि इजी हो जाएगा थोड़ा सॉल्व करना। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं, इक्वेट किस बेसिस पर कर पाएंगे हम, म्यू नॉट या मतलब बी के बेसिस पे भी इक्वेट कर सकते हैं। हमने जब इसको इक्वेट करा तो हमारा जो एम आया मैग्नेटाइजेशन, वहाँ भी हमने पोलराइजेशन के लिए फाइंड किया था ना, जो हमारा आया था पोलराइजेशन क्या आया था, ई आर -1 इंटू ई, ये आया था पोलराइजेशन। तो सिमिलरली यहाँ मैग्नेटाइजेशन क्या आएगा, ई आर -1 इंटू एच। अब मैं देखो आपको ना रिलेट करके इसीलिए पढ़ा रही हूँ, पहले ये पढ़ा दिया, अब ये रिलेट इसलिए कर रही हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए, एग्जाम में कुछ भी आए तो आप कंफ्यूज नहीं हो और अच्छे से कर आए। ठीक है, अब वहाँ मैंने आपको क्या बताया था, ई आर -1 क्या था हमारा, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी था, जिसको हमने जाई एम से जाई ई से नोट किया था। अगर मैंने वहाँ ई एम लिख दिया तो गाइज डू करेक्टेड, वो जाई ई है। एंड यहाँ पर म्यू आर -1 आपका क्या होगा, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी
और इसको आप डिनोट किससे करोगे, साई एन से। ठीक है, तो आपका ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपकी ये जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी आई है, जो परमिटिविटी आई है, परमिएबिलिटी आई है, इसके बेसिस पर ही आपके जो है बाकी के जो मटेरियल्स हैं वो डिसाइड होते हैं कि कौन सा मटेरियल आपका कौन सा है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल इस बोर्ड को इरेज कर देती हूँ और उसके बाद हम चलते हैं अपने मटेरियल्स की तरफ। ठीक है, गिव मी अ सेकंड गाइस। की बात करते हैं और इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करते हैं, तो मैं दोनों आपको एक बेसिक थोड़ा सा बता देती हूँ कि कौन सा मटेरियल कौन सा होता है। जब आपने इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात की थी तो एक हमने देखा था कौन सा, पीजो इलेक्ट्रिक, एक और होता है पायरो इलेक्ट्रिक। पीजो इलेक्ट्रिक, पायरो इलेक्ट्रिक, मेन जो अभी हमें पढ़ना है वो है डाया इलेक्ट्रिक। हाँ मुझे पता है आप कंफ्यूज हो गए हो कि मैडम डाया मैग्नेटिक पढ़ाया है आपने तो, लेकिन वो भी होता है और ये भी होता है फेरो इलेक्ट्रिक। ठीक है, सिमिलरली आपके अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो ये कौन कौन से होते हैं आपके, आपको कुछ तो पता ही होंगे, मैंने उस दिन क्लास में पढ़ाए थे। डायमैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक और आपके फेरोमैग्नेटिक। इसके अलावा जो मैंने उस दिन नहीं पढ़ाए थे उसमें आपका आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक और एक आपका आता है फेरी, FERRI, फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, तो दीज आर द मैग्नेटिक मटेरियल कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिक मटेरियल कंपोनेंट, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इन तीनों को और इन तीनों को मैं आपस में रिलेट करके पढ़ाऊँगी ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके और क्वेश्चन में आपका कुछ भी आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो लेट मी रेज द बोर्ड और उसके बाद वी विल मेक अ चार्ट प्रॉपर सो टू फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपने पैरामैग्नेटिक या फिर पैरा इलेक्ट्रिक। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा डाया मैग्नेटिक या फिर डाया इलेक्ट्रिक। उसके बाद आएंगे हमारे फेरो मैग्नेटिक या फिर हमारी फेरो इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम इसका जो मैग्नेटाइज आपका जो होता है या इलेक्ट्राइज जो होता है, पोलराइजेशन आता है या मैग्नेटाइजेशन आता है, वो किस तरह का आता है हम उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेटाइजेशन या पोलराइजेशन जो आता है वो किस टाइप का आता है। देखिए, सबसे पहले बात अगर हम करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो इसमें जो आता है ये आपका ऑलमोस्ट वैसे ही अरेंज हो जाता है जैसा कि आपका मैग्नेटिक मटेरियल दिया होता है या इलेक्ट्रिक होता है। सेम काइंड ऑफ ये अरेंज होता है, या फिर आप इसको कह सकते हो कि इसका मैग्नेटाइजेशन या पोलराइजेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। ऑलमोस्ट, ठीक, कुछ नहीं होता है। डायमैग्नेटिक की जब बात करते हैं तो इसका मैग्नेटाइजेशन या पोलराइजेशन दोनों ही हमारे नेगेटिव होते हैं, मतलब रिवर्स में। अगर आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है तो ये ऐसे जाकर अरेंज होगा, ठीक है, अपोजिट होगा। सिमिलरली फेरोमैग्नेटिक या फेरो इलेक्ट्रिक, इसका आपका मैग्नेटाइजेशन हो या पोलराइजेशन हो दोनों ही बहुत हाई होता है एंड आपका पॉजिटिव होता है। इसमें आपका ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा, नहीं तो फिर पॉजिटिव होगा। ठीक है, एंड पॉजिटिव होता है कितना, अराउंड थाउजेंड्स तक चला जाता है, इतना ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, ये ऑलरेडी हाईली आपका मैग्नेटाइज्ड होता है। उसके पीछे रीजंस हैं, इसका कम हिस्टेरिसिस लॉस है और बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये ऑलरेडी अलाइंड होता है, फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है तो फिर ये और ज़्यादा अलाइंड हो जाता है और ये बहुत स्ट्रांगली अपना बिहेवियर को शो करता है। एंड प्लस एक चीज़ और, अगर आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक सप्लाई जो भी आपने दी थी, आप वो देना बंद भी कर देते हैं ना, स्टॉप भी कर देते हैं, स्टिल इसके पास कुछ पावर्स रह जाती हैं। ये अपने इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक जो भी इसके पास नेचर आया होता है उसको ये रिटेन भी करता है। ठीक है, तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग इन फेरोमैग्नेटिक कि कौन सा मटेरियल रिटेन करता है, या फिर आप इसको कह सकते हो रेसिडुअल पावर।
या फिर आपके पास आ सकता है रिटेंटिविटी। ये 3-4 टर्म है जो इससे रिलेटेड है। रिटेंटिविटी ये किसके पास होती है? आपकी फेरोमैग्नेटिक के पास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज आपकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी या फिर आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आप किसी का भी केस ले लीजिए आपकी इसकी जो होगी वो 0 से आपकी 1 के बीच में होगी। जाई ई ले लो या जाई एम ले लो, आपको 1 के बीच में होगी। दैट मीन्स कैसी होगी? ये स्मॉल एंड पॉजिटिव होगी। ठीक है, एंड जब आप डायमैग्नेटिक की बात करते हो तो ये आपकी होगी -1 से लेके, क्योंकि ये नेगेटिव अरेंज था ना आपका, दोनों में से कुछ भी ले लो आप, -1 से लेके 0 के बीच में होगी। मतलब होगी तो स्मॉल ही, मगर कैसी होगी? नेगेटिव होगी। और अगर आप इसकी बात करोगे तो इसकी बहुत लार्ज होती है, मतलब मोर देन 1000 होती है, तो दैट इज़ लार्ज एंड पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद हम जब बात करते हैं कि हमारा इसकी परमिएबिलिटी या परमिटिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, तो सेम वही कंडीशन चलेगी। इसकी जो परमिएबिलिटी ले लो या फिर परमिटिविटी ले लो, कुछ भी ले लो आप, ये ऑलमोस्ट 1 के ही अराउंड रहती है। बस इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया तो उसके बीच में लाइक 1 एंड 1.00001 इसके बीच में कुछ लाई करेगी, तो वो ऑलमोस्ट आपकी सिमिलर टू 1 ही रहती है। ठीक है, उसके बाद जब हम इसकी बात करते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि ये हमारा जो है इसकी वैल्यू जो है वो कम रहती है। तो इसमें ये क्या होती है? आपकी पॉजिटिव तो हो जाती है ये यहाँ पे, बट लेस देन 1 रहती है। दैट मीन्स आपकी 0 या 0 और 1 के बीच में रहती है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? ये आपकी बहुत लार्ज होती है। म्यू आर मतलब एप्सिलॉन नॉट या म्यू, इनसे ये दोनों ही आपकी मोर देन 1000 होती है, मतलब लार्ज एंड पॉजिटिव। ये पॉइंट याद रखना, इसमें पूछ लेता है क्योंकि डाया में आपका ज़्यादा नेगेटिव रहता है। बच्चे याद रहते हैं कि डाया तो नेगेटिव है, मगर इसकी परमेबिलिटी या परमिटिविटी आपकी पॉजिटिव होती है, कम होती है, मगर पॉजिटिव होती है और 1 से कम होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो जो आपका ये है पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, इसमें आपका जो साई एम होता है या जाई ई, ये दोनों ही आपका आता है क्यूरी टेम्परेचर अपॉन में नॉर्मल टेम्परेचर। इसको हम क्यूरी लॉ भी कहते हैं, और सी जो होता है ये होता है आपका क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है, और जब आप डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से। ठीक है, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता टेम्परेचर का। और जब हम इसकी बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो इसकी चाहे आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ले लो या इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ले लो, ये आपका डिपेंड करता है सी अपॉन में टी माइनस टी सी पे। टी सी यहाँ होता है आपका क्रिटिकल। ठीक है, और इसे हम क्यूरी वेस्ट लॉ जो होता है ना गाइस, वो भी सेम इसी तरह का ही होता है। और लेकिन हाँ, ये तो हमारा फेरोमैग्नेटिक है ना, वो एंटी में चला जाता है। ओके ओके, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूरी वेस्ट लॉ। ठीक है, सो दीज आर द 4-5 पॉइंट्स। इसके अलावा आपका एग्जाम्पल्स है कुछ, वो सब चीज़ें हैं तो उसको आप देख लीजिएगा। तो दीज आर द 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक ही टेबल में मैंने आपके मैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो कवर करा दिए हैं। तो नाउ इट इज़ योर कॉल, आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करके एक नेक्स्ट टॉपिक को लेती हूँ। एक तो एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। ये आपका क्या होता है कि आपका देखो, फेरोमैग्नेटिक का आपके सब ऐसे ही अरेंज थे। ठीक है, आपका जो डाया मैग्नेटिक था उसमें आपका कुछ अलाइनमेंट नहीं आया था, कुछ नहीं आया था, फाइनली आपका नेगेटिव था या 0 था। एंड पैरामैग्नेटिक में आपके रैंडमली अरेंज थे। एंटी फेरोमैग्नेटिक में होते तो आपके पैरेलली अरेंज है, मगर अपोजिट, मतलब जैसा फेरो है उसका अपोजिट होता है जस्ट। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, फेरोमैग्नेटिक में आपका कुछ ना कुछ जो होता है वो रेसिडुअल रह जाती है मैग्नेटाइजेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी को ही हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन या स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन।
मैं वहाँ पोलराइजेशन के साथ पढ़ा रही थी ना, फिर छोड़ दिया था, मैंने बोला था आगे पढ़ाऊँगी जब रिक्वायर्ड होगा। तो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन या स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन हम कहते हैं जब हमारा कुछ थोड़ा बहुत उसमें बच जाता है। एंटी फेरो में कुछ नहीं बचता, सब कैंसिल हो जाता है। तो इसको हमारा जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन या पोलराइजेशन दोनों ही आपके क्या होंगे, ज़ीरो होते हैं। अच्छा, अब फेरोमैग्नेटिक हमारा क्या फॉलो करता था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमारा एक क्यूरी बेस लॉ फॉलो करता था, ये पढ़ाया था, एम एस आई लिख दो। आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ये आपका जो लॉ फॉलो करता है ये होता है नील्स लॉ। ठीक है, सेम कुछ नहीं है, बस अलग साइंटिस्ट ने एक नया मटेरियल बाद में मिला होगा, उसके लिए लॉ दे दिया तो अपना नाम लगा दिया, है सेम वही। ठीक है, बस क्या डिफरेंस है इसमें, देखो एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है जिसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बच्चे इसमें ही गलती करते हैं। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर आपका ये जो साइन होता है ये आपका माइनस का होता है और यहाँ ये जो साइन होता है ये प्लस का होता है। इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा है साइन, ताकि आपको ये गलती पकड़वा सकूँ। अगर मैं सिर्फ प्लस लिख के चली जाती तो नोटिस में नहीं आता, रुक के बताया होगा तो शायद अब आप लोग को ये याद रह जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट वन इज द फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। अब फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, ये सेम उसी की तरह ही आपकी एंटी फेरो की तरह इसमें अपोजिट अरेंज होते हैं, मगर क्या होता है साइज़ अलग होता है, कोई बड़ा कोई छोटा, इस तरह से अरेंज होते हैं। और अब ये अगर आपके जो है बिल्कुल इक्वल अरेंज नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपका पूरा कैंसिल नहीं हो पाया, कुछ रह गया होगा मैग्नेटाइजेशन, यहाँ पे भी रह गया होगा, यहाँ रह भी गया होगा। तो इसका मतलब इसके पास आपका स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, या फिर हम कह सकते हैं इसके पास रेसिडुअल कुछ बचा होगा या इसके पास कुछ रिटेंटिविटी होगी। बाकी थोड़ा टेक्निकल टर्म है, वी आर नॉट गोइंग देयर। ठीक है, तो ये आपकी 4-5 चीज़ें हो गई। बाकी आपका जो फेरी जो मटेरियल होता है ये आपका मेनली जो यूज़ होता है ना फेरी मटेरियल्स का, इसको याद रखना, ये आपका मेनली यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोर ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर, कोर ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर। सो दिस इज इसका मेन यूज़, इसके अंदर लेस एडी करंट होता है, बाकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक हाई रेसिस्टिविटी होती है इसकी। ये प्रॉपर्टी आता तो नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, इफ़ यू वांट टू नो तो आप लिख सकते हैं, हाई रेसिस्टिविटी, लो एडी करंट लॉस। बाकी एओ के लिए तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, एओ में नहीं पूछेंगे, एटीसी के लिए 1% पूछ सकता है। हाई परमिएबिलिटी, हाई परमिएबिलिटी तो देखो आप ऐसे ही समझ जाओ, आपका जब फेरोमैग्नेटिक का हाई हो गया ना उसके बाद फेरी एंटी फेरी सबका हाई चलेगा। हाई डाइलेक्ट्रिक लॉस, अब सब हाई हाई है, इसमें सिर्फ एक एडी करंट लॉस होता है जो कम होता है, बाकी सब इसमें हाई होता है। कुछ भी पूछ ले वो आपसे, क्यूरी टेम्परेचर या कुछ भी पूछ ले, सब कुछ हाई है, सिर्फ एडी करंट लॉस है जो आपका लो है, बाकी सब इसमें हाई हाई होता है। ठीक है, सो दिस इज द हियर इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक गाइस। और एक चीज़ और रह गई है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, वो और बता देती हूँ मैं। नेक्स्ट इज द पॉइंट, एक आपका मैग्नेटो, देखो ये आपसे पूछ चुका है, बहुत कम चांसेस है अभी आपसे दोबारा पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, क्यों बता रही हूँ वो भी बताती हूँ। कोई मटेरियल है उसको आपने मैग्नेटाइज किया, मतलब उस पर आपने मैग्नेटिक फील्ड किया या किसी भी तरह से उसको मैग्नेटाइज किया इस मटेरियल को, तो क्या होगा, इसके जो शेप है या बेटर वर्ड इसकी जो डायमेंशन है उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, आप कुछ आयरन का रॉड लो, उसको हीट करो, तो वो कुछ बहुत देर तक हीट करने के बाद उसमें कुछ डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है ना, चेंज हो जाता है। तो सेम चीज़, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इसकी शेप में चेंज हो गया। जैसे इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था तो हमारी शेप में चेंज हो गया था, तो सेम वही चीज़ है इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन में। तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो आपकी जो है शेप में चेंज हो गया, और इसको आपने क्या कहा था, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कह दिया। अब पॉइंट ये है कि जब हमने आपको इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन पढ़ाया था तो मैंने स्पेशली आपको एक पॉइंट नोट करवाया था कि इसका अपोजिट पॉसिबल नहीं है, मतलब आपने वहाँ पर जो है स्ट्रेन अप्लाई करा और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए, वो चीज़ वहाँ नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर क्या केस है, यहाँ पर एक
इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं वेलरी इफेक्ट। वेलरी इफेक्ट आपका क्या होता है, बेसिकली ये होता है आपका कन्वर्स ऑफ मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में आपका क्या होता है, आपकी अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी अगर आपने डायमेंशन में कुछ चेंजेस किया है, डायमेंशन में अगर आप चेंजेस करते हैं तो उसकी वजह से जो आपकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रही कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ गई या हट गई, नहीं, जो उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी है ना, उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी में चेंज होता है, दिस इज़ द वेलरी इफेक्ट एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर दिस ईयर एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन, अगर इसके बेसिस पर उसने पूछा तो। ठीक है, बाकी आपके बाद इसकी मैं इरेज करके एक चीज़ और रह गई है गाइस, वो और एक दो चीज़ें और हैं, बस वो और देख लो आप। अब हमारे जो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन से आपके जो बनते हैं, आपके जो भी मटेरियल्स बनते हैं वो दो तरह के बनते हैं, एक होते हैं आपके सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और दूसरे बनते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से। ठीक है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। देखो, मैग्नेटिक मटेरियल बनाने का कोई भी तरीका क्या होता है, आपका ये मटेरियल है, इस पर मैग्नेटिक इफेक्ट जो है मैग्नेटाइज होगा, फिर उस मैग्नेट को हटा लो तो ये डीमैग्नेटाइज होगा, फिर मैग्नेट को पास लाओ, फिर हटा लो तो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, ये प्रोसेस बार बार होता है, तो फाइनली ये मटेरियल बन जाता है जो कि मैग्नेटिक होता है। तो अगर आप इजी मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन कर रहे हो तो बनता है आपका सॉफ्ट मटेरियल। ठीक है, और अगर वही आप हार्ड मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज कर रहे हो तो आपका बनता है हार्ड मटेरियल। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक आपका लो, इसमें सब कुछ लो 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 रहेगा, सिर्फ एक्सेप्ट दो तीन चीज़ें, लो रिटेंटिविटी होगी, लो कोर्सिविटी होगी, दीज आर द टेक्निकल टर्म्स, सो वी आर नॉट गोइंग देयर। आपका लो हिस्ट्रेसिस लॉस होगा, हिस्ट्रेसिस कर्व बनता है, ठीक है, उसके बेसिस पे हिस्ट्रेसिस लॉस निकलता है, इस तरह से बनता है। शायद आप में से कुछ लोग को ये फिगर देख के याद आ जाए, मतलब ये तो पता ही नहीं क्या बन गया, इस तरह से होता है, फिर ये ऐसे नीचे आता है। मैकेनिकल का कोई बच्चा होगा उसको याद आ जाएगा। स्ट्रेसेस लॉस, लो स्ट्रेसेस लॉस होता है आपका, हाई परमेबिलिटी होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट हाई परमेबिलिटी होगी और आपका हाई सैचुरेशन होता है। ठीक है, और जब हम हार्ड मटेरियल की बात करते हैं तो इसमें सब कुछ हाई है, मतलब इसमें टोटल चीज़ हाई है, हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी, हाई स्ट्रेसेस लॉस, हाई परमिएबिलिटी और ये सैचुरेशन, ये भी दोनों चीज़ें हाई हैं। ठीक है, सब कुछ इसमें हाई है। ठीक है, अब इसके ये जो फीचर्स है ना, ये सारी चीज़ें इसकी हाई हाई है, इसकी वजह से आपका जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है ये यूज़ होता है आपका परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। कौन सा यूज़ होता है, हार्ड, ताकि आपका इजीली वो, देखो हाई रिटेंटिविटी है, मतलब अगर ये आपका बनाने के बाद कोई भी पावर है उसको 10 दिन रिटेन कर रहा है तो ये कम से कम 10 साल रिटेन कर रहा है। तो विच वन इज़ गुड फॉर परमानेंट मैग्नेट, दिस वन ना, परमानेंट मैग्नेट जो हमेशा परमानेंट रहने वाली है आपके पास। ठीक है, और आपका और कई जगह यूज़ होता है, परमानेंट मैग्नेट में यूज़ होता है ये वाला, और आपका लैच रिलेज में यूज़ होता है। अब ये याद कर लो, इसके अलावा जो बच्चे को ऑप्शन में आएगा वो आप सॉफ्ट मैग्नेटिक में लगा देना। कंपास निडल में होता है क्योंकि वो बहुत मैग्नेटिक होती हैं, तभी इसीलिए वो ठीक से आपका अर्थ के मैग्नेटिज्म के साथ जो है आपको प्रॉपर डायरेक्शन देती हैं। जो डीसी मोटर एंड जनरेटर्स होते हैं उनमें यूज़ होता है आपका। ठीक है, तो ये सारी जगह आपका ये जो है हार्ड मैग्नेट यूज़ होता है। ठीक है, सो इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कीप देम इन द माइंड, पूछ सकता है क्योंकि एग्जाम्पल पिछली बार पूछ चुका है, तो हो सकता है इस बार प्रॉपर्टी पर पहुंच जाए वो। अब एक चीज़ और आप देख लीजिए, दैट इज़ द सुपर कंडक्टिविटी। ये पूछेगा तो सिर्फ इसका डेफिनेशन टाइप आ सकता है कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है। देखो, ये होता है आपकी एक, देखो कंडक्टिविटी में क्या होता है, आप कंडक्शन होता है। अब मान लो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपको एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई हो रही है, या इलेक्ट्रिसिटी आपकी जा रही है, तो वो कंडक्टिविटी होगी। कंडक्टिविटी को ही हम कहते हैं ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह से कुछ भी। और जो चीज़ उसको रोकती है वो क्या होती है, रेसिस्टिविटी।
अब हर जगह फुल ऑन कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी तो होती है, कम ज़्यादा कुछ ना कुछ तो होती है। अगर आपका कंडक्टिव मटेरियल भी है तो उसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होती है। लेकिन एक ऐसा कंडक्टर जिसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर, मतलब सुपर डुपर, इसकी आपकी ज़ीरो रेजिस्टिविटी होती है। मतलब ये पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से ये रेजिस्टिव है और इसके अंदर से कोई भी करंट कुछ पास नहीं हो सकता। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, अभी ये सुपर कंडक्टर, ये जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं ना आपके, ये आपको ऐसा नहीं है कहीं मिल जाएंगे पड़े हुए रास्ते में उठा कर ले आओगे आप, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। जब आपको नॉर्मल कोई भी कंडक्टर को आपको हीट अप करते हैं और उसके बाद वो फिर टर्न हो जाता है सुपर कंडक्टर में। ठीक है। तो ये जो आपकी एक स्टेज होती है ना बीच में, वो जब जब ये आपका चेंज होता है इधर से इधर, आप उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये जो आपका चेंज हो रहा होता है पूरा, आपका जो पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, तो इसमें से कुछ वेव्स निकलती हैं, कुछ लाइंस निकलती हैं, तो उस वो जो निकल रही होती हैं वेव्स, उस इफेक्ट को हम कहते हैं मेसनर्स इफेक्ट। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस थिंग। ओके। तो बस इतना ही है इसमें। बाकी हाँ, एक आप और एक चीज़ याद रखना, ये जो सुपर कंडक्टर होता है ना, अगर इसकी कोई कभी प्रॉपर्टी मैग्नेटाइजेशन या कुछ भी पूछ ले, तो ये होता है आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह। किसकी तरह? डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह। नेगेटिव होगा, नेगेटिव परमिएबिलिटी होगी, इस मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, वो सब कुछ आपका नेगेटिव होगा। ठीक है। उसके अलावा तो गाइस खाने के लिए बहुत कुछ है, बट ऑब्वियसली दे आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम, दैट मीन्स सो आई एम लीविंग इट हियर। बाकी इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ डू आस्क मी। और कुछ बच्चों का था कि मैम से क्वेश्चंस करवा दो, या सिर्फ क्वेश्चंस करवाने से काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि यू हैव टू नो ऑल दिस इंपॉर्टेंट थिंग्स। एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। सिर्फ क्वेश्चन से इतना कुछ कवर हो जाता तो मैं क्वेश्चन ही करा देती। Okay, so that's the end of the video guys, and if you have any doubt please do ask me in the comment box or in the telegram group। that telegram group में पूछना ज़्यादा अच्छा है guys, क्योंकि मैं बिज़ी रहती हूँ ना, तो फिर कोई भी वहाँ पे स्टूडेंट रहता है तो वो आपका आंसर कर देता है। अब बाकी अगर आपको भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कीप रिवाइजिंग गाइस, कीप रिवाइजिंग। ठीक है। So thank you so much. Let me end the video here. 1 second guys, ये तो बन ही नहीं रहा।